जैन साथी, कैसे हो आप लोग? जकास, चलो जकास ही होने चाहिए। आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये हड़प्पा सभ्यता का चैप्टर है आज। सिंधु घाटी सभ्यता इसी को बोला जाता है, हड़प्पा सभ्यता इसी को बोला जाता है, सिंधु सरस्वती, कांस्ययुगीन सभ्यता, प्राग ऐतिहासिक सभ्यता या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से आप लोग जानते हो इसको। तो क्यों अलग अलग नाम से जाना जाता है, क्यों एक नाम से मन नहीं भरता है? अकेले एक नाम से ही काम चला लो यार, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता बोल दो। मतलब अलग अलग नाम चेंज होते रहे तो कुछ ना कुछ तो इसका कारण होगा, नाम चेंज होने के पीछे का भी कारण होगा। और दूसरी बात ये क्या मामला है भाई, इसको मतलब पूरा का पूरा जो गुत्थी है उसको सुलझाते हैं। आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आपके पेपर में कहीं ना कहीं से एक प्रश्न आ जाता है इससे। ठीक है, चलो कंप्लीट करते हैं हम लोग। यहाँ पे जो लिखा हुआ है उन सब चीज़ों को बाद में देखेंगे, उससे पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। ये सभ्यता हम जिसकी आज पढ़ने की बात कर रहे हैं, सभ्यता बहुत पुरानी सभ्यता है, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और सिंधु घाटी सभ्यता है। इसके जो समय काल को मतलब माना जाता है, वैसे तो इसके समय काल को लेके सभी इतिहासकारों में मतभेद है, बावजूद इसके एक जो सर्वमान्य समय अवधि है वो 2500 से 1750 BC इसकी सर्वमान्य समय अवधि है। लेकिन जो कार्बन डेटिंग पद्धति है उसके अकॉर्डिंग अगर इसकी समय अवधि को देखा जाए तो वो 2300 से 1600 ईस्वी पूर्व के मतलब बीच में मानी जाती है। लेकिन जो सर जॉन मार्शल हैं उन्होंने इसकी जो टाइम पीरियड बताया वो बताया उन्होंने 3200 से 3200 ईस्वी पूर्व से 2700 ईस्वी पूर्व। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूं कि इसको जो हम मोस्टली मान के चलते हैं, अधिकतर जो इतिहासकार हैं वो मान के चलते हैं, उनका जो समय काल है वो 2500 से 1750 BC है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं सिंधु, क्या बोल रहे हैं हम? सिंधु, बार बार बोल रहे हैं। तो एक सिंधु नदी है, ये भारत का मैप बना है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे एक देश है, उस देश का नाम है तिब्बत, बाकी इस पर कब्जा कर लिया किसने? चीन ने। तो यहाँ पे एक जगह है मानसरोवर झील, कौन सी? मानसरोवर झील, और यहाँ से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या है? सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी है। तो सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियां तुमने नाम सुना होगा, जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सुना या नहीं सुना है? इधर से ऊपर से देखा होगा तो तुमने श्योक का नाम सुना होगा, कुबा का या कुर्रम का नाम सुना होगा, या काबुल का नाम सुना होगा, हाँ या ना? चलो अच्छी बात है, सुना है तो बहुत अच्छी बात, और नहीं सुना है तो अभी सुन लिया। ठीक है, ये जो सहायक इसकी नदियां हैं ये, और ये सिंधु नदी, इसके आसपास जो बस्तियों का निर्माण हुआ, जिन बस्तियों की बसावट हुई, इस पूरी की पूरी बस्तियों को बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। क्या बोला जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता। अब मामला यह था कि सिंधु तक मतलब ये चीजें सीमित रहती तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोलने में कोई बुराई नहीं थी। लेकिन पता चला कि नहीं यार, इसका जो विस्तार है वो तो सरस्वती तक था। अब सरस्वती दिखाई तो नहीं देती हमें, बोला जाता है कि वो लुप्त हो गई नदी है। एक तरीके से आपने प्रयागराज का नाम सुना होगा, प्रयागराज में 3 नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। तो उसी सरस्वती की बात कर रहे हैं, तो इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, एकदम डाउट होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल। हड़प्पा सभ्यता इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई, तो दयाराम साहनी के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में सबसे पहले जिस शहर की खुदाई हुई, जिस शहर की खुदाई हुई उस शहर का नाम क्या है? हड़प्पा। तो जिस शहर की सबसे पहले खुदाई हुई, इस वजह से उस पूरी की पूरी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। किसी को कोई दिक्कत मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं होगी। इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोला जाता है। देखो, सभ्यता का जो सबसे पहला चरण था, या मानव सभ्यता में जिस जिस काल को सबसे पहला पढ़ा जाता है उसका नाम पाषाण काल था। तो पाषाण काल में लोग किसके भरोसे जिंदगी चल रही थी? पत्थर के भरोसे, मतलब पत्थरों के औजार बना लेते थे, पत्थरों को तोड़ा और उसी से फिर शिकार कर लेते थे। तो पत्थर वाला काल पाषाण काल निकल गया। उसके बाद तांबे की खोज हो गई थी, मानव द्वारा सबसे पहले तांबे की खोज हुई, तो ताम्र पाषाण काल निकल गया, मतलब तांबा और पत्थर के भरोसे जिंदगी चल रही थी। बाद में जाके टिन और तांबे से कांसे का निर्माण किया गया, और कांस्ययुगीन सभ्यता इसी को बोला जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को। इतिहास को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो जो प्रागैतिहासिक है मतलब सबसे पुराना वाला, आद्य ऐतिहासिक बीच वाला, और ऐतिहासिक मतलब वर्तमान वाला मामला, एक सीधा सीधा सा मामला। इसको हम लेखन शैली के आधार पर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। लेखन शैली का मामला क्या है? उस समय पर लेखन शैली थी भी और लेखन शैली पढ़ी भी गई, उसको बोल दिया इतिहास, इतिहास काल। जिस समय पर लेखन शैली तो थी लेकिन पढ़ी नहीं गई, आद्य ऐतिहासिक काल। और जिस समय पर ना लेखन शैली थी ना पढ़ी गई, जब थी नहीं तो पढ़ेंगे क्या,
तो उस समय को बोल दिया पाषाण काल हमने, मतलब प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल का अगर हम कोई एग्जांपल दे तो आराम से हम पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल दे देंगे। अगर हमें आद्य ऐतिहासिक काल का समय काल कोई बताना हो तो इसको गलती से मुझसे इसको प्रागैतिहासिक काल बोल दिया था मैं ना, तो प्रागैतिहासिक काल नहीं, कौन सी टाइम की पीरियड है? आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सा है? आद्य ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल की बात जैसे महाजनपद काल है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये वाला समय मतलब, तो इस समय पे की लेखन शैली थी भी और उसको पढ़ा भी जा सकता है आराम से, कोई दिक्कत वाला मामला नहीं है। चलो अब बात करते हैं हम। देखो तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा भारत का चित्र बना हुआ दिख रहा होगा आप लोगों को। ये उत्तर भारत है और ये यहाँ पे जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में एक जगह है मांडा। कौन सी? मांडा। तो मांडा में जो जगह है मांडा चिनाब नदी के किनारे पे है, मतलब ये सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरतम शहर है। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरतम शहर है। दक्षिणतम शहर की बात करोगे तो दायमाबाद है, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे पे है। अगर हम ये कौन सा वाला पूर्वतम शहर की बात करें तो आलमगीरपुर है, ये हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में है। और ये तुम्हारा बलूचिस्तान सुतका गेंडोर में है, मतलब बलूचिस्तान में सुतका गेंडोर, और ये पाकिस्तान में दास्क नदी के किनारे पर है। ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता को देखोगे तो त्रिभुजाकार में दिखाई देगी। अगर इसका उत्तर से दक्षिण तक विस्तार देखोगे तो 1400 किलोमीटर, और यहां से अगर इसको देखोगे यहाँ तो क्या है ये 1400 किलोमीटर, ये 1600 किलोमीटर, मतलब पूर्व से पश्चिम 1600 और उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर। लेकिन इसके वर्ग किलोमीटर को देखो, इसके कुल आकार का वर्ग किलोमीटर तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। ये त्रिभुजाकार है। कैसी है? त्रिभुजाकार इसकी स्थिति है और 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई सभ्यता है। यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिभुजाकार रूप में विस्तृत है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है और ग्रिड प्रणाली मौजूद है। ग्रिड मतलब समकोण पे आके मतलब एक दूसरे को सड़क काट रही होती है। ठीक है, यहाँ पे इस नगरीय सभ्यता है, यहाँ पे आके देखना है हम लोग इसको। जब लिखा है सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। मैंने तुम्हें बताया था कि इसका जो समय काल है वो 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व, मतलब प्राचीन। अब सोच के देखो, ईस्वी पूर्व मतलब ईसा मसीह से 2500 साल पहले, ईसा मसीह से 2500 साल पहले। और ईसा मसीह को टाइम कितना हो गया? 2023, मतलब 2023 साल ये हो गई और 2500 साल वो लगभग 4,500 साल, लगभग 4,500 साल का ये इतिहास है। लो पानी लेके आ जाओ। समय आ रहा है? मैं समझ में आ रहा है मैं कुछ बोल रहा हूं वो? तो 4,500 साल पुरानी सभ्यता है और बोल रहे हैं इसको नगरी सभ्यता है। सोच के देखो भाई, आज का समय और उस समय का समय, इस सभ्यता को जब पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि हम लोग आगे बढ़े हैं या पीछे चले गए। समझ में आ रहा है मैं कुछ बोल रहा हूं? तो देखो भाई ऐसा मामला क्या है जिससे तुम्हें समझ में आएगा, यहां पे जाएंगे तब। नगरी सभ्यता है, व्यापार प्रधान सभ्यता है, व्यापार प्रधान सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? व्यापार प्रधान सभ्यता। इनका व्यापार होता है मेसोपोटामिया से, इनका व्यापार होता है मिस्र से, इनका व्यापार होता है राजस्थान से, इनका व्यापार होता है दक्षिण भारत से। समझ में आ रहा है कुछ बोल रहा हूं मैं? व्यापार के लिए इनके जो साधन हैं वो साधनों का प्रयोग करते हैं बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी, नाव, जहाज, समझ रहे ना, उनका प्रयोग करते हैं व्यापार के लिए। और सबसे बड़ी बात है हथियार विहीन सभ्यता, हथियार विहीन सभ्यता। क्योंकि एक इतनी बड़ी सभ्यता, इतना बड़ा साम्राज्य और उस साम्राज्य में कोई हथियार ना हो, छोटी मोटी बात है या बहुत बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है। हथियार विहीन सभ्यता, कोई हथियार के साक्ष्य नहीं मिले यहां से। किसके साक्ष्य नहीं मिले? हथियार के साक्ष्य नहीं मिले। तो इससे पता चलता है समाज कैसा था? अहिंसक। समाज कैसा था? अहिंसक। अहिंसक मतलब हिंसा नहीं करता था। और यहाँ पे वर्ण व्यवस्था भी मौजूद नहीं थी। वर्ण व्यवस्था मौजूद नहीं थी। वर्ण व्यवस्था जानते हो आप? बकवास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बकवास क्यों बोल रहा हूं मैं इसको? देखो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जब तक ये कर्म के आधार पर था तब तक तो मामला ठीक था। जब ये जन्म के आधार पर हो गया तो ये मामला ठीक नहीं है। यहाँ पे तो बिल्कुल वही वाला मामला है कि मतलब एक बार जन्म ले लो और उसके बाद तुम चौधरी, चाहे तुम पढ़ाई करो या मत करो, तुम तो कलेक्टर हो, बस कलेक्टर के लड़के हो, कलेक्टर ही बनोगे। समझ में आ रहा है? तो ये व्यवस्था ठीक तो कैसे भी नहीं हो सकती भाई।
कलेक्टर के लड़के हो, कलेक्टर बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, तो व्यवस्था ठीक है। प्रधानमंत्री के लड़के हो, तुम प्रधानमंत्री बनते जाओगे तो फिर मतलब मामला क्या है? ये तो बिल्कुल वही वाला मामला हो गया ना एक तरीके से, एक बार जन्म मतलब बस मिल जाए, उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं है। कुछ लोग तो इसको ऐसा भी बोल देते हैं भैया कि अरे सर कैसी बात कर रहे हो सर, ये तो पूर्व जन्मों का फल है, इसकी वजह से हम इस घर में पैदा हुए, श्रेष्ठ हैं। तो दुनिया में कभी कोई श्रेष्ठ होता नहीं है, आप लोग जानते हो। और श्रेष्ठता का मतलब मामला ही क्या है? अपनी औकात मतलब सिर्फ इतनी सी है, नाम मात्र की अपनी औकात है, कोई औकात नहीं है ब्रह्मांड में। समझते हो ना आप लोग बहुत अच्छे से। और श्रेष्ठ अगर ऐसे ही श्रेष्ठता वाला मामला है तो कभी झांको गरेबान में, कैलारस में बैठे हैं, कैलारस की मुरैना में कोई वैल्यू कुछ नहीं, कैलारस की मुरैना में कोई वैल्यू नहीं, मुरैना की चंबल संभाग में कोई वैल्यू नहीं, चंबल संभाग की एमपी में कोई वैल्यू नहीं, एमपी की भारत में कोई वैल्यू नहीं, भारत की एशिया में कोई वैल्यू नहीं, एशिया की पृथ्वी पे कोई वैल्यू नहीं, पृथ्वी की सौर मंडल में कोई वैल्यू नहीं, सौर मंडल की आकाश गंगा में कोई वैल्यू नहीं, और आकाश गंगा की ब्रह्मांड में कोई वैल्यू नहीं है। 100 अरब आकाश गंगा है ब्रह्मांड में। और दूसरी बात, यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, जब गांव में रहते हैं तो मतलब मेरा भाई है वो मुझसे कमजोर है, जब शहर में जाते हैं तो मतलब बोलते हैं गांव का भी अपना भाई है, जब संभाग लेवल पे चले गए तो जिले का भी अपना भाई है, जब प्रदेश लेवल पे घूम रहे हैं तो संभाग का भी अपना भाई है, जब देश में घूम रहे हैं तो कोई राज्य का भी मिल जाए। तमिलनाडु में बैठे हो, मध्य प्रदेश का, अरे भैया कहाँ का है तू? बुरहानपुर का। तू कहाँ का है? मुरैना का। अरे भाई भाई अपन तो एमपी के। और जब एमपी में तो तू तो भैया वहां का आदिवासी है, मतलब कोई वहां परदेसी है तेरे लिए। और जब तमिलनाडु में पहुंचे तो दोनों को क्या हो गए? भाई भाई। और जैसे ही मतलब क्या बोलते हैं अमेरिका में पहुंचे तो पाकिस्तानी भी बोल रहा है हिंदुस्तानी से, अरे अपन तो भाई भाई हैं यार, पड़ोसी हैं अपन दोनों, भारतीय उपमहाद्वीप में ही तो आते हैं अपन दोनों के दोनों। हाँ बिल्कुल सही। बांग्लादेशी बोल रहे हैं, मैं भी आता हूँ, नेपाली भी बोल रहे हैं, मैं भी हूँ। और चांद पे अगर पहुंच जाए वैसे ही बोल रहा हूँ, चांद पे पहुंच जाए तो महाद्वीप भी नहीं, वहां सीधा सीधा देख, तू भी पृथ्वी से है, मैं भी पृथ्वी से हूँ। कैसी मतलब फीलिंग आ रही भाई भाई? आ रही है नहीं आ रही? वहां क्यों नहीं मतलब दिखा रहे फिर? और श्रेष्ठता का मामला ऐसा है, अंग्रेजों ने मतलब बोल दिया, व्हाइट वार्डन्स थ्योरी दे दी, मतलब श्वेत जो स्किन है किसी की वो श्रेष्ठ है, ये मतलब अंग्रेज बोलते हैं। अंग्रेजों ने बोला कि जो काली चमड़ी वाले लोग हैं, काली चमड़ी वाले लोगों को हम सुधारने आए हैं। और ईसा मसीह ने एक तरीके से टास्क दिया है हमें कि तुम जाओ और जिन जिन की काली चमड़ी है उनको सुधारो। तो फिर उस समय पे कहां चले गए हम लोग? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और वो लिख देते थे क्लियर कट, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड इन दिस प्लेस। फिर क्या मामला बनता था? तब तो वहां पे 1% नहीं दिखता था कि नहीं मेरी चोटी है, मैं मतलब ये हूँ, बोल रहा मैं क्षत्रिय हूं, मैं ये हूं, मैं वो। सारे के सारे लोगों का। मंगल पांडे आप देख रहे हो, आपने फिल्म देखी होगी मंगल पांडे। और अगर हमारी सारी की सारी कंडीशन ठीक ही थी तो मतलब क्रांति क्यों करते? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अगर अंग्रेज मतलब ठीक ही थे, भेदभाव कुछ नहीं करते, तो हमें क्रांति करने की जरूरत क्यों पड़ती? हम यहाँ आंदोलन क्यों कर रहे थे? कभी 1857 की क्रांति होती है, कभी झांसी की रानी है वो शहादत देती है अपनी, कभी आपको पता चलता है कि मतलब सन्यासियों ने विद्रोह कर दिया, कभी पता चलता है कृषकों ने विद्रोह कर दिया, कभी पता चलता है आप लोगों को कि मतलब महात्मा गांधी आंदोलन कर रहे हैं, कभी चंपारण में मतलब आंदोलन हो रहा है, कभी बारदोली में आंदोलन हो रहा है, कभी भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा है, कभी सबने अवज्ञा आंदोलन हो रहा है, कभी खिलाफत आंदोलन। जब ये लोग ठीक ही थे तो आंदोलन करने की जरूरत क्यों? तो ये जो श्रेष्ठता वाला मामला है ना, इसको पुंगी बनाओ और कट्टे में फेंको। फालतू है, 1% भी। आ गया ना समझ में? समझ गए ना मैं जिनको बोलना चाह रहा हूं? समझ गए? हाँ, वही वाला काम करो जो मैंने पहले बोला है ना। ये जो बकवास है ना, ये बकवास सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करती है, लोगों को आपस में बांटने का काम। क्षेत्र, गोत्र, जाति, धर्म, लिंग, किसी भी प्रकार की अगर असमानता आप फैलाते हो तो आप इंसान तो नहीं हो। कम से कम मैं ये नहीं बोल रहा कि आप जाति मत मानो, आप जाति मत लिखो, बिल्कुल लिखो, लेकिन जातिवाद मत फैलाओ कि मतलब मैं श्रेष्ठ हूं। अरे हमारे पूर्वज ने ऐसा किया, तुम क्या कर रहे हो? और सबसे बड़ी बात, प्रत्येक जाति का अपना एक इतिहास है, और प्रत्येक जाति, कोई ऐसी जाति नहीं है जो जाति नीची बनना चाहे। प्रत्येक जाति मतलब बोलते हैं मैं क्षत्रिय ये वाला, वो बोलता है मैं ये वाला क्षत्रिय,
मैं ये वाला मतलब श्रेष्ठ, मेरा मतलब मेरे घर में अशोक ने पैदा जन्म लिया था, बोलता है मेरे घर में चंद्रगुप्त मौर्य ने लिया था, वो बोलता है मेरे घर में कृष्ण भगवान पैदा हुए थे, मेरे तो दादा लगते हैं वो, मतलब मेरे पापा के तीसरी पीढ़ी पे ही तो आते हैं। तीसरा बोल रहा है नहीं नहीं अरे मैं तो चित्रगुप्त का हूँ, गोस्वामी, मतलब गोस्वामी नहीं, क्या बोलते हैं उनको, क्या लिखते हैं वो लोग, श्रीवास्तव, हाँ श्रीवास्तव। ब्राह्मण मतलब परशुराम, मतलब राम को लेके एक कम्युनिटी है, वो अपना मतलब पूरा का पूरा प्रोपोगेंडा चला रही है, भाई राम हम सबके हैं, हम सबके हैं, कृष्ण भी हम सबके हैं, तो कृष्ण हम सबके हैं तो परशुराम भी हम सबके हैं, तो तुम भगवानों को क्यों बांट रहे हो? जो महापुरुष हैं वो किसी एक जाति विशेष के नहीं होते हैं, वो सबके होते हैं। देश के लिए जो व्यक्ति लड़ा है, जो स्वाभिमान पे अड़ा है, वो व्यक्ति किसी जाति में बंधा नहीं रह सकता। और जब जब आप ये कम्युनिटी वाला मामला मतलब खेलते हो, या फिर सबसे बड़ी बात मैं जो बोल दूं वो ये कि जब जब आप इसको जातियों में बांधते हो, उस समय पे ऐसी कंडीशन कर रहे हो, आप एक महापुरुष की बेइज्जती कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो बाकी लोग हैं, वो बाकी लोग मतलब उससे अपने आप को अलग मतलब महसूस करते हैं कि यार हमारा तो इनसे कोई संबंध ही नहीं है। बल्कि कंडीशन ये होनी चाहिए कि यार भारत में स्वामी विवेकानंद कभी बात करते हो आपके कौन सी जाति से, करते हो? नहीं। क्या बात करते हो आप चाणक्य कौन सी जाति से? क्या बात करते हो कभी सुकरात कौन है? क्या बात करते हो आप इंद्र कौन सी जाति से आता है? क्या कभी बात करते हो आप सूर्य कौन सी जाति से आते हैं? क्या कभी बात करते हो आप विष्णु कौन सी जाति से आते हैं? अगर इनको भी आप जातियों में बांटोगे, जातियों में बांधोगे, सम्मान खत्म हो जाता है। भीमराव अंबेडकर को लेके एक जाति है, मतलब इतनी रिजिड होती जा रही, नहीं होना चाहिए भाई। वो महार जाति से आते थे। दूसरी बात ये, वो महार जाति से आते थे तो आप लोग सोच के देखो ना कि भीमराव अंबेडकर कोई जाति में बंधने वाले व्यक्ति हैं? महापुरुष हैं। और प्रत्येक बहुत सारी मतलब जातियां ऐसी हैं जो उन्हें मतलब गालियां भी दे रही होती हैं। तो आप अपनी गिरेबान में झांको ना कि आप उनके सामने क्या हो। आप उनके सामने कुछ भी नहीं हो और आप भीमराव अंबेडकर को मतलब गाली दे रहे होते हो, महात्मा गांधी को गाली दे रहे हो, कोई सरदार पटेल को गाली दे रहा है, कोई जवाहरलाल नेहरू को गाली दे रहा है, कोई सुभाष चंद्र बोस को गाली दे रहा है। यार कम से कम देख तो लो। फिर मुझे अच्छा, तुम लोगों को भी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस इतना सा मामला है कि कम से कम खुद सम्मान करना सीख लो और ये देखो कि हम कौन सी जगह पे हैं, हमारी स्थिति क्या है, हमारी कंडीशन क्या है, उनके कंपैरिजन हमने क्या कर लिया है जिसकी वजह से हम उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। तो चलो चलते हैं फिर से सिंधु घाटी सभ्यता में, नहीं तो मतलब छूट जाएगा ये। और सिंधु घाटी सभ्यता की जब बात कर रहे हैं तो 4,500 साल पुरानी सभ्यता और एक तरीके से विकसित सभ्यता है। और देख पता चलेगा तुम्हें कैसे। तो यहाँ की जो सामाजिक स्थिति है, चाहो तो पहले मैं इसकी पृष्ठभूमि क्लियर कर दूं जिससे ये तुम्हें मतलब समझ में आ जाएगा। तो पहले मैं इसकी पृष्ठभूमि क्लियर करता हूं, उसके बाद हम इनकी बात करेंगे जिससे समझ में आएगा आपको। जो सिंधु घाटी सभ्यता, इसके टाइम पीरियड की मैंने बात कर ली। सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन ने मतलब देखा कि यार यहाँ पे कुछ तो है। बहुत पहले ऐसा हुआ होगा, पूरी की पूरी सभ्यता रही और पूरी की पूरी सभ्यता नष्ट हो गई। जो सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों में बाढ़ आ गई थी, सर्वमान्य कारण माना जाना जाता है। बाकी बोलते हैं आग ने मतलब तबाह कर दिया, आर्यों ने आक्रमण कर दिया, न जाने कितने कारण है। लेकिन जो सर्वमान्य कारण है, आपको पेपर में मतलब जो लगाना है, ऑप्शन में जो टिक आएगा वो तुम्हें सिंपल सा लगा देना है, बाढ़ के कारण। किसके कारण? बाढ़ के कारण। तो अभी मैं जो बता रहा हूं उसको देखो। चार्ल्स मैसन ने मतलब ये सोचा कि यार यहाँ पे कुछ तो रहा है। फिर 1853-54 में मतलब एक ट्रेन की पटरी डल रही थी और वहां पे सिंधु घाटी सभ्यता से मतलब बहुत सारी जो मतलब एक तरीके से जो ईंट थे, कंक्रीट था, उसको लगा दिया पटरी में। तो यहाँ पे बर्टन बंधुओं ने इसका मतलब सोचा कि यहाँ कुछ हो सकता है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने मतलब इस पे खोज करने का या मतलब एक तरीके से खुदाई करने की प्लानिंग बनाई थी, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं हुई। और रियल में जो मतलब मामला इसको माना जाता है या सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई का श्रेय जिसको जाता है, वो व्यक्ति कौन है? सर जॉन मार्शल। कौन है? सर जॉन मार्शल ने। और इन्होंने प्रत्येक मतलब एक एक शहर को एक तरीके से खुदाई करवाई। तो सबसे पहले जिस शहर की खुदाई, उस शहर का नाम क्या है? हड़प्पा। और हड़प्पा पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर पंजाब प्रांत में स्थित एक जगह है, एक साइट है हड़प्पा। ये हड़प्पा सभ्यता की एक साइट मात्र है हड़प्पा। ये हड़प्पा पूरा का पूरा एरिया नहीं है। इस शहर की खुदाई की वजह से हड़प्पा सभ्यता बोल दिया जाता है इसको। और दयाराम साहनी के नेतृत्व में सन 1921 में इसकी खुदाई हुई। किसी समझ में आ रहा है? को आ रहा है या नहीं आ रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जिस शहर की खुदाई हुई उस शहर का नाम क्या है? हड़प्पा। किसके नेतृत्व में? दयाराम साहनी के नेतृत्व में। फिर 1922 में राकल दास बनर्जी के नेतृत्व में किसकी खुदाई हुई? मोहनजोदड़ो की।
और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? मोहनजोदड़ो की खुदाई, मोहनजोदड़ो कहां पे है? ये भी पाकिस्तान में सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी के किनारे पे है। किसी को कोई दिक्कत? सिंध प्रांत में, सिंधु नदी के किनारे, वर्तमान में पाकिस्तान में है। कौन सा? मोहनजोदड़ो। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब वापस चलते हैं। अब तक 3000 शहरों की खुदाई हो चुकी है। कितने? 3000 शहरों की। यहाँ पे कुछ शहर लिखे हुए हैं, जैसे मोहनजोदड़ो है, यहाँ पे हड़प्पा है, ये लोथल है, राखीगढ़ी है, कालीबंगा है, बनावलिया बनवाली है, सुरकोटदा है, चन्नू दड़ो है, धोलावीरा है। ये मतलब प्रमुख शहर हैं जो इनकी खुदाई हुई है। बाकी ये चार मैंने यहाँ पे तुम्हें बताया था, मांडा है, देमाबाद, आलमगीरपुर या सुतका गेंडोरी, ये चारों कौन से हैं? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। हाँ या ना? एकदम क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी बच्चे को? एक सिंगल बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? क्लियर? चलो आगे बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा किसकी? इसकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सारी की सारी व्यवस्था तुम्हें समझ में आ जाएगी। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के समाज की बात करें तो यहाँ का समाज कैसा था? यहाँ का समाज वर्गों में विभाजित था। मैंने पहले ही बोला है, यहाँ वर्ण व्यवस्था नहीं थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जैसी कोई संकल्पना नहीं थी। और एक और बात बता दूं मैं, कुछ लोगों को ऐसा होगा कि हाँ सर बिल्कुल समानता होनी चाहिए। समानता होनी चाहिए, इंसानियत के लेवल पर समानता होनी चाहिए। और आप सोचते हो कि प्रत्येक तरीके से हर चीज में समानता आ जाए तो साम्यवादी व्यवस्था, वो कभी नहीं होती और कभी हो भी नहीं सकता। क्या आप अपने भाई की तरह मतलब ऐसी कंडीशन में रह सकते हो या 5 उंगली बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती। तो पूर्णतः समानता कभी नहीं होती है। कभी तेरे भाई के पास 100 रुपए होंगे तो तेरे पास 150 हो गए, असमानता हो गई, बोलोगे नहीं नहीं बराबर बराबर बांटो, नहीं हो पाता है। कभी पता चला तुम्हारा भाई मतलब 4 मीटर दौड़ जाता है, तुम मतलब 5 मीटर दौड़ जाते हो, बोलो नहीं नहीं समानता होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर बराबर। 100% समानता नहीं होती, लेकिन समानता का मतलब ये होना चाहिए कि इंसानियत नहीं मर जाए। समझ में आ रहा है मैं कुछ बोल रहा हूँ? इतनी समानता तो होनी चाहिए। ये वाली कंडीशन नहीं कि हमारे पास में ये जो बच्चा बैठा हुआ है वो पढ़ रहा है और उसको मतलब ये वाला मामला कि तू तो ये वाली जाति से आता है, तू तो इस धर्म से आता है। तो क्षेत्र, गोत्र, जाति, धर्म, ये सब चीजें पहली बात तो तुम्हें मानना ही नहीं है। और अगर तुम मानते हो, तुम भाई रिजिड फैमिली से आते हो, रिजिड हो तुम, या फिर कंजर्वेटिव फैमिली है तुम्हारी, बिल्कुल ऐसी कंडीशन में कि नहीं हम तो मतलब मानते हैं, हम तो बिल्कुल जो भी है अपने अपने सोच लो, तुम समझ गए ना? तो भाई तुम अपने घर पे माना करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। क्लास के अंदर जब भी आ रहे हो, सीधा सीधा सा मामला है, तुम यहाँ पे एक इंसान हो और हम यहाँ पे पुतला बने खड़े हुए हैं और हम भी एक इंसान है, बस इससे ज्यादा कुछ मामला नहीं। मैं तो कंडीशन ये बोलता हूँ भाई, मैं अपने नाम के पीछे लिखता हूँ इंडियन, और मैं भारतीय हूँ और मुझे भारतीय होने पे गर्व है। मुझे अपने भारतीय होने पे प्राउड फील होता है। और मैं सभी लोगों से बोलता भी हूँ कि भाई बस तुम्हारी एक ही क्षेत्र, गोत्र, जाति, धर्म सब कुछ क्या है यार, भारतीय हैं और हमारी यही पहचान है। और आज देखो तुम चंद्रयान 3, हाँ है ना, तो तुम्हें मतलब क्या बोलते हैं, मुझे यादव होने पे गर्व है, मुझे क्षत्रिय होने पे गर्व है, मुझे ये होने का, मुझे भारतीय होने पे गर्व है। हमारे देश ने मतलब झंडा गाड़ दिया, हाँ या ना? नहीं है? पता है कि नहीं पता? पहली बार किसी देश ने चंद्रमा के साउथ पोल पे अपना मिशन पहुंचाया है। साउथ पोल पे उतारने वाला विश्व का एकमात्र देश बना है, हाँ या ना? तो हमें प्राउड इन चीजों पे फील होना चाहिए। हमें प्राउड फील किस पे हो रहा है? अरे भगवानों को लेके लड़ रहे हैं, महापुरुषों को लेके लड़ रहे हैं। महापुरुष हम सबके हैं, सबके थे और सबके रहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। आ गया समझ में? चलो यहाँ के समाज की बात करते हैं। तो समाज है मातृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक का मतलब क्या होता है? पितृसत्तात्मक एक समाज होता है, पैट्रियार्कल, और दूसरा ये लिखा हुआ है तुम्हारा कौन सा है? मातृसत्तात्मक। तो क्या फर्क होता है इन दोनों में? मातृसत्तात्मक समाज का मतलब ये है कि डिसीजन मेकिंग पावर माता के हाथ में होगी, और पितृसत्तात्मक समाज का मामला है कि पिता के हाथ में डिसीजन मेकिंग पावर होगी। जो निर्णय लेने की क्षमता है वो किसके हाथ में होगी? निर्णय लेने की शक्ति है वो किसके? पिता के हाथ में होगी। बिल्कुल वैसे ही समझो जैसे कि तुम्हारे घर में तुम्हारी सिस्टर की शादी हुई, तो सिस्टर की शादी हुई तो तुम्हारे जीजा जी हैं वो तुम्हारे घर पे नहीं है, बल्कि तुम्हारी सिस्टर को लेके चले गए। और दूसरी बात, अब सिस्टर से जिस भी बच्चे का जन्म होने वाला है वो बच्चे पे अधिकार किसका है? जीजा का, ना कि तुम्हारी सिस्टर का। तुम बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो? हाँ मैं बोल रहा हूँ उसको समझो, क्योंकि जो तुम्हारी सिस्टर है ना वो तुम्हारे गोत्र की है, तुम्हारी जाति की है। समझो मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं इसका मतलब ये नहीं कि जाति की बात, मैं समझा रहा हूँ कि मतलब पितृसत्तात्मक समाज का मतलब क्या होता है।
तो वहां पे जाके वो जो बच्चा होने वाला है वो बच्चा क्या लिखेगा? पिता का गोत्र, पिता की जाति। और सबसे बड़ी बात, अगर दोनों में तलाक हो जाए तो कोर्ट का डिसीजन क्या होगा? बच्चा किसके पास जाएगा? पिता के पास। किसके पास जाएगा? पिता के पास। तुमसे मैं पूछता हूं भाई, किसके बच्चे हो? डायरेक्ट मम्मी का नाम आता है या पापा का नाम आता है? पापा का नाम आता है। अगर मार्केट में मतलब कुछ लेने जाना है, मम्मी जाती है पापा जाते हैं? ऐसा तो नहीं मम्मी ऐसे करके बोल रही है मेरा मन नहीं लग रहा, थोड़ा दिल्ली घूम के आ रही हूं। लड़की भी नहीं, मतलब उनके लिए क्या है? बंदिशें हैं। उनके लिए बोला जाता है उनके लिए कि तुम हमारी इज्जत हो, और इज्जत मतलब बाहर नहीं जा सकती। भाई समानता देके तो देखो, बराबर कंडीशन में लाके तो देखो ना, तो मतलब लड़की को। और भाई मैं पहले भी तुमसे बोल चुका हूं ये वाली बात, और अभी भी बोल रहा हूं कि हम मतलब क्यों अनसिक्योर हैं अपनी बहन की सुरक्षा को लेके, या मतलब कोई भाई अपनी बहन की सुरक्षा को लेके क्यों? मतलब अभी देखो रक्षाबंधन आ रहा है, आप लोगों को पता है कि नहीं पता? आ रहा है रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन पे क्या होता है कि जो बहन है, बहन अपने भाई को एक धागा बांधती है। क्या बांधती है? एक धागा। और उस धागे का जो मतलब है बांधने का, वो ये होता है कि ये जो धागा मैंने तुझे बांधा है तेरे हाथ में, तो जब जब मेरी आबरू पे या मेरी इज्जत पे कोई उंगली उठे, या मेरी इज्जत पे जब भी आंच आए, तो तुझे वहां पे खड़ा हो जाना है। और भाई वचन देता है कि ये राखी है, ये जो धागा है, इस धागे का कर्ज, मतलब एक सिक्योरिटी गार्ड बन के मैं खड़ा रहूंगा। तो मतलब बता देना मुझे जब भी तुझे परेशानी आएगी, मैं मतलब तुझे कोई परेशानी आएगी, वो परेशानी मेरी मौत से होकर गुजर जाएगी, उसके बाद मतलब मामला बनेगा। उस भाई ने राखी बंधवाई और अपनी बहन के पैर छुए, और उसके बाद मतलब चला गया बाहर, बोला कि मेरी बहन तो सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं, मतलब बॉडी वॉडी बना के रखी हुई उसने लेवल वाली। और बाहर जाके किसी की बहन जो किसी को राखी बांध के आई है अभी, और उसके ऊपर जाके कमेंट कस रहा है, ये बिना सोचे हुए कि ये भी किसी को राखी बांध के आई है। हाँ या ना? नहीं आया समझ में? जब तुम्हारी बहन ने तुम्हें राखी बांधी तो क्या बोला? किसी ने उंगली कर दी तो हाथ काट दूंगा, किसी ने आंख उठा दी तो आंख निकाल दूंगा, किसी ने ये कर दिया तो ऐसा कर दूंगा, किसी ने ऐसा कर दिया तो ऐसा कर दूंगा, तेरे लिए जान ले लूंगा, जान दे दूंगा, तो मतलब बस बता देना। और वही व्यक्ति जो अपनी बहन के लिए रक्षक है, वही व्यक्ति किसी और के लिए जाके क्या बन जाता है? बच्चक। हाँ या ना? जब घर पे था अपनी बहन के लिए बड़े बड़े जो मतलब श्लोक चाड़ रहा था, वही दूसरे की बहन के लिए जाके क्या बन गया? बच्चक बन रहा है। मेरी बात सुनो यार, जब तुम्हारी बहन है, किसी और की बहन। मैं कहीं से कहीं तक भी ये वाली बात नहीं बोल रहा हूं कि प्रत्येक लड़का एक जैसा होता है, और प्रत्येक आज के टाइम पर लड़का लड़की सब एक जैसी कंडीशन है। यहां पता चलता है कि मतलब रास्ते में लड़का निकल के जा रहा है, लड़की टांग लगा रही है ऐसे करके, समझ में आ रहा है? मतलब तो यहाँ कंडीशन में ये नहीं कि कोई लड़कियों का मतलब कोई सपोर्टर वाला मामला हो। मैं सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा हूं जो अच्छे लोग हैं, और समाज में जो वायरस हैं वो मतलब चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो सब हैं, और जो वायरस हैं वो समाज को दूषित करते रहेंगे। ऐसा थोड़ी है कि मतलब कि भाई लड़के लड़कों का मामला है, लड़कियां हैं अपने घर से मतलब बोल के आ रही हैं कि मैं पढ़ने जा रही हूं, और उसके बाद मतलब ये गलियों में तुम देख रहे हो मतलब कंडीशन। लड़के हैं घर से मतलब बोल के जा रहे हैं पापा 5,000 रुपए दो, मुझे फीस देनी है जाके, 4,000 रुपए का कट्टा है ना, 150 रुपए की कटिंग, यहां से साफ, यहां से साफ, यहां पे ऐसे करके ऐसे। फिर भी नहीं, यहां थोड़ी ना मामला बनेगा। सिगरेट काय के लिए बनी, काय के लिए? अगर छल्ला नहीं बनाए, और यही तो उम्र है, जब 11वीं में तुम छल्ला नहीं बना रहे तो कब बनाओगे? ये तो छल्ला बनाने की उम्र है। छल्ले वो तुम्हारा डिपेंड करता है। आया समझ में? तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तुम्हारी करतूतें बता देती हैं कि तुम्हारी परवरिश
कैसी हुई है। तुम्हारी अगर अच्छे से परवरिश हुई है तो दुनिया को दिखेगा कि परवरिश कैसी है, और अगर तुम्हारी परवरिश में कोई कमी रह गई है तो तुम हरकत वही करेंगे जो करना है तुम्हें। आया कुछ समझ में? और परवरिश यार 2-3 जगह हैं जहां से परवरिश पूरी हो जाती है। एक तो तुम्हारे माँ बाप, दूसरा तुम जिस सोसाइटी में रहते हो वो, और तीसरी तुम्हारी एजुकेशन तुम्हें कहां से मिल रही है वो। ये तुम्हारी परवरिश है, और ये जो इम्पैक्ट पड़ गया है लाइफ टाइम यही गुजरना है, इसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हारे माँ बाप गंदे हैं तो मैं ये नहीं बोल रहा कि मतलब 100% तुम हो गई, लेकिन छोड़ दो संगत, नहीं तुम दिक्कत हो जाएगी। तुम्हारे समाज में, जिस समाज में रहते हो जहां पर 4-4 हजार रुपए वाले कट्टे ले लेके मतलब लोग घूम रहे हैं, और 9th में जो बच्चा है गांव, तो मैं 9th तक पढ़ा था, 10th में डायरेक्ट यहाँ पे आया था और डायरेक्ट मतलब संगत में पड़ गया, तो बच्चे की कैसी कंडीशन, जैसी संगत वैसी रंगत। 4 दिन जिम चले जाओ जिम वालों के साथ, मेरी गारंटी है बस तुम्हारे पूरे दिन माइंड में चलेगा उसका इतना बाइसेप्स इतने का है, उसकी कमर इतने की है, वो इतना वेट लिफ्ट कर लेता है, वो हाँ या ना। 4 दिन रनिंग वालों के साथ रह लो, उसकी टाइमिंग इतनी आती है, वो इतने बादाम खाता है, वो इतना दूध पीता है, वो 4 दिन पढ़ने वालों के साथ रह लो, उसकी हिस्ट्री कंप्लीट, उसकी पॉलिटी कंप्लीट है, मेरा ये रह गया है, मेरा वो रह गया। जैसी संगत वैसी रंगत। तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है ना भाई, तुम्हें अपनी जिंदगी कहां लेके जानी है। तुम ही जानते हो कि तुम्हारी मंजिल कहां है। तुम अपनी मंजिल डिसाइड करो, रास्ते तो मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो मातृ सत्तात्मक समाज का मामला है, यहां पे मातृ देवी की पूजा होती थी, मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं, यहां से बहुत सारी मतलब एक तरीके से महिलाओं की मिट्टी की मूर्तियां मिली हुई हैं। इस वजह से अंदाजा लगाते हैं कि यह मातृ सत्तात्मक समाज रहा होगा। मैं पहले ही बोल देता हूं, सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक सभ्यता का समय काल है, और इस सभ्यता में जो भाषा लिखी गई है उस भाषा को पढ़ा नहीं गया है, ये सिर्फ और सिर्फ अनुमानित चीजें हैं। तो बिना फालतू का कोई कमेंट ना करे कि मतलब सर आपको कैसे पता है। भाई मैं लिखी हुई चीजों को पढ़ाता हूँ, इतिहास पढ़ा रहा हूं, मैं इतिहास बना नहीं रहा हूं, तो कमेंट करने की जरूरत नहीं है। समझ लेना ये भाव चित्रात्मक, और मैंने नहीं लिखा है, ये दूसरों ने लिखा हुआ है, मैं उसी के आधार पर बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो मातृ सत्तात्मक समाज है। व्यवसाय आधारित समाज मतलब व्यापार प्रधान समाज है। हथियार विहीन समाज मैंने बता ही दिया, तो अहिंसक समाज है। शांति प्रिय समाज है, हथियार है ही नहीं तो शांति प्रिय तो होगा ही होगा। वैश्यावृत्ति भाई प्रत्येक समाज में मौजूद रही है, कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे कोई भी समाज रहा हो, लेकिन वैश्यावृत्ति तो रही है और मतलब रहेगी। आर्थिक स्थिति की अगर हम इसकी बात करते हैं तो पशुपालन और कृषि आधारित, मतलब यहाँ पे पशुपालन भी मतलब अच्छा खासा होता था, और कृषि कैसी थी, कृषि अधिशेष था, मतलब जितनी कृषि या जितना मतलब हम कंज्यूम करते हैं या जितना हमें खाने के लिए चाहिए उससे ज्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है। हम खाते 5 रोटी और हमारा मतलब कमाते हैं हम 10 रोटी का, तो हमारे 5 रोटी एक्स्ट्रा है। या एक तरीके से हमारे खेत में मतलब अनाज हुआ 2 क्विंटल और हमें जरूरत कितने की है, 1 क्विंटल की, तो 1 क्विंटल क्या है एक्स्ट्रा, तो उसको बोलते हैं अधिशेष। तो उसका हम क्या करेंगे, व्यापार कर देंगे, किसी को बेच देंगे, किसी से कुछ और ले लेंगे। तो यहाँ पे कृषि भी अच्छी होती थी, पशुपालन भी। व्यापार यहाँ पे मैंने बता ही दिया, तो व्यापार भाई विश्व की जो और सभ्यता थी वहां से हम व्यापार करते रहते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी यहाँ पे। कौन सी वस्तु विनिमय प्रणाली, मतलब तू मुझे शक्कर दे दे मैं तुझे गुड़ दे दूंगा, तू मुझे बकरी दे दे मैं तुझे भैंस दे दूंगा, तू मुझे मतलब क्या बोलते हैं कुत्ता दे दे मैं तुझे क्या दे दूंगा, कुत्ते के बदले क्या दोगे, सुअर दे देना, जो भी है। ठीक है, कोई चने के बदले मटर दे रहा है, कोई मटर के बदले आलू दे रहा है, कोई आलू के बदले कद्दू दे रहा है, यही वस्तु विनिमय प्रणाली होती है। ठीक है, धार्मिक स्थिति की बात करो तो यहाँ पे मंदिर पूजा के साक्ष्य नहीं है। मंदिरों की जो बनावट वाला मामला है, जो मंदिर जिस काल में बने वो गुप्त काल में बने। मंदिर कौन से काल में बने हैं, गुप्त काल में बने। मैं एक बात बता दूं मेरे दोस्तों, पहले ही मतलब समझ में आ जाए, मुझसे ये नहीं होता है कि जब मैं सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा रहा हूं तो ये कंडीशन बनी मेरी कि बस सिंधु घाटी, तो ये तो 5-10 मिनट का काम है, खत्म हो जाएगा। मेरा क्या होता है, इंटरकनेक्टेड चीजें हैं, तो एक चीज से दूसरी चीज को, दूसरी चीज को तीसरी चीज से वो मैं कनेक्ट करता रहता हूँ। तो आप लोगों का जो माइंड डेवलप होना है वो माइंड उन्हीं चीजों से डेवलप होना है। अगर आपको मैं बस यही बता दूं कि ये इसकी नदी पे है, ये इस नदी के तट पे है, ये चीजें, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो आप लोग किताबों से ही पढ़ सकते हो। समझ में आ रहा है? तो आप लोगों को मतलब चीजों को क्या करना है, एक चीज से दूसरी चीज को कनेक्ट करना है, दूसरी से
तीसरी चीज को कनेक्ट करना है, और सारे के सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। मैंने बोला यहाँ मंदिर पूजा के साक्ष्य नहीं थे, क्योंकि मंदिर कौन से काल में बने? गुप्त काल में। यहाँ पे मूर्ति पूजा के साक्ष्य थे, और मूर्ति के लिए मैंने अभी तुम्हें बताया था कि यहाँ मातृ देवी की मूर्ति मिली, यहाँ पे नर्तकी की मूर्ति मिल रही है, यहाँ पे क्या बोलते हैं पशुपतिनाथ की मूर्ति मिल रही है, यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं जो मोहर है उन पे मतलब तुम्हें छपी हुई देवताओं की मूर्ति मतलब छपी दिखाई दे रही है। तो मूर्ति पूजा तो थी। यहाँ पे नटराज शिव की मूर्ति है, मातृ देवी, यहाँ पे लोथल से ताबीज के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो इससे ताबीज के साक्ष्य मिलने का मतलब क्या होता है पता है तुम्हें? ताबीज के साक्ष्य मिलने का अर्थ है कि यहाँ पे आडंबर थे। नहीं आया समझ में? अग्नि कुंड के साक्ष्य मिलना मतलब यज्ञ वन होते थे। ताबीज मिलना, भूत प्रेतों की व्यवस्था, ताबीज नहीं डालते लोग, हाँ या ना? बोलते हैं कि कुछ कोई कुछ करना दे, कोई ऐसा वाला मामला मतलब डाल देते हैं, ताबीज आबीज डाल देते हैं मतलब, है ना? तो ये लोथल से मिले हुए हैं, ये बहुत पुरानी चीजें हैं, तो कोई ऐसी वाली कंडीशन नहीं है कि आज ये नई हो गई है। यहां तक ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? समझ में आ गई? राजनीतिक स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो राजनीतिक स्थिति का मतलब कुछ खास तो पता नहीं चला है कि यहाँ पे किसका शासन था, वंशानुगत था या फिर लोकतंत्र के थ्रू होता था, लेकिन हाँ इतना सा मतलब लगता है ऐसा करके मतलब कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि बड़े वर्ण का शासन हुआ करता था। मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये भाव चित्रात्मक लिपि है और अभी सिर्फ अंदाजा लगाने वाला मामला है। यहाँ पे हो सकता है कि बहुत अच्छी अच्छी चीजें आगे मिले, और ऐसा भी हो सकता है कि मतलब जो चीजें आज हम मतलब देख रहे हैं वो चीजें बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो। जैसे हमने क्या किया अभी, ये मातृ देवी मतलब हो सकता है कुछ और ही मामला हो उसका। यहाँ पता चले कि मतलब जैसे कि बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक उर्वरा की देवी जैसे पृथ्वी का उसका मतलब संबंध हम स्थापित कर देते हैं। चलो इधर अब देखो ये वाला मामला है, इसको देखो। सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख शहर हैं और वहां से कुछ साक्ष्य मिले हुए हैं, उनको हम कंप्लीट कर लेते हैं, हाँ या ना? तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मोहनजोदड़ो की। किसकी बात कर रहे हैं? मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित एक जगह है, सिंध नदी के तट पे है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है, और इसको सिंधु घाटी सभ्यता की या हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी भी बोला जाता है। तो जुड़वा तो दो होते हैं, तो एक ही है, तो दूसरा कौन है? हड़प्पा। मतलब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, एक मूवी आई थी, किसकी मूवी आई थी? ऋतिक रोशन की, और नाम क्या था? मोहनजोदारो। तो वो मूवी है मतलब इसी शहर पे मतलब बनी हुई है वो। बाकी उसमें छेड़खानी हुई अपने हिसाब से उसको बनाया गया है, जैसे सींग लगा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, ये थोड़ा ओवर एक्टिंग वाला मामला। इंसान है, बाकी मुझे नहीं पता, कुछ हो ठीक है, अपनी जगह देख लेना मूवी, ठीक है। अब देखो सिंध प्रांत में पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित ये शहर सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का सबसे बड़ा खोजा गया स्थल है, ठीक है। सिंधु नदी के तट पे है ये। यहां से स्नानागार मिले हैं। क्या मिले हैं? स्नानागार, स्विमिंग पूल। अन्नागार मतलब अन्न को रखने का बहुत बड़ा बड़ा गोदाम। यहां से व्यवस्थित नालियां मिली हुई हैं। क्या है? व्यवस्थित नालियां। और यहां पे व्यवस्थित सड़कें हैं, बहुत अच्छी सड़कें हैं, और सड़कें समकोण पे काटती हैं। ग्रिड पद्धति बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? ग्रिड पद्धति। और सबसे बड़ी बात ये कि उस समय की चीजें अभी तक टिकी हुई हैं। नालियों की बात करो तो नाली बिल्कुल जिस साइड ढलान है अरब सागर की साइड, उसी साइड मतलब छोटी नालियां बड़ी नाली से, बड़ी नालियां बड़े नाले से, छोटे नाले से छोटा नाला, बड़े नाले से बड़ा नाला नदी से, और फिर उसके बाद अरब सागर में गया पानी। भाई बिल्कुल ऐसी कंडीशन नहीं कि आज रोड बना दिया और रोड से नीचे, नहीं, रोड से ऊपर नाली, और नाली का पानी कहां आता है? एक कोई सड़क बना रहे हैं तो सड़क बनाते हुए देखा आप लोगों ने, बड़ा लेवल वाला मामला है, आज का सिस्टम चलता है। एक मूवी थी, पता नहीं कौन सी मूवी, आप लोग बताओ, अक्षय कुमार की, मतलब क्या बोलते हैं ऐसे करके, बोलते हैं कि एक ही रोड को बार बार बना के मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर, कौन सा, सचिन टिचकुले नाम होता है उसमें, याद आ रहा है आप लोगों को कुछ? कौन सी मूवी है? खट्टा मीठा। अरे वो है ना, रोलर के चक्कर में मतलब पूरा याद आ गया होगा अभी आपको। तो वो बोलता है कि इधर मतलब डामर कम डाल, इधर बजरी कम डाल, इधर ये कर, इधर, और ऐसी कंडीशन तुम आए दिन देखते नहीं हो क्या? रियलिटी भी तो देखते हो।
आज रोड डाला, सुबह तक पूरा का पूरा खराब भी हो गया। और देखो 4,500 साल पुरानी सड़कें अब तक, और ये कल बना रहे हैं, परसों गायब। एक रोड बनाया, ऐसे बढ़िया रोड बनाया, फिर इनको याद आता है यार बीच में फूल तो लगाने थे, तो फिर खोद दो। फिर डिवाइडर बोले अब तो छोटा रह गया, फिर चौड़ा करो। हाँ या ना? बोला यार मतलब बिजली के खंभे तो लगाने हैं, पहले साइड में लगा दे। बोले नहीं साइड में नहीं है, बीच में लगाएंगे। हाँ या ना? फिर याद आता है कि जो नाली बनाई थी, नाली, वो नाली मतलब नीचे रह गई है, अब नाली दूसरी बनाएंगे, ऊंची बना दी। फिर बोल रहे हैं कि यार मतलब अब तो रोड का पानी मतलब जाएगा ही नाली में नहीं, तो अब क्या करो, रोड को फिर ऊंचा करो। मतलब एक रोड पे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार मतलब उसका ठेका हो चुका है, तब भी जाके कुछ ना कुछ कमी रखी जाती है, रह जाती है, रखी जाती है। गांव में मतलब आरसीसी डाल रहे हैं, नाली बनाई नहीं, अब पूरी की पूरी कीच कहां पे आगे हो गई इकट्ठी, आरसीसी पे। फिर बोल रहे अब नाली डालो, फिर आरसीसी खुद गई, अब नाली तो डल गई, अब आरसीसी नहीं है, अब आरसीसी डाली, फिर बोले अब पाइपलाइन डालनी है, फिर खोद दो, फिर आरसीसी फिर खराब हो गई, फिर आरसीसी डालेंगे, फिर बोलेंगे नहीं ये पाइपलाइन तो डल गई, काहे की, ये सिर्फ वाटर वाली डली हुई है, अभी गैस वाली तो डली नहीं है। फिर आरसीसी करी थी, फिर आरसीसी को खोद दो, फिर क्या करो, अब गैस वाली डल गई। नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा क्या, हो रहा है। एक सिंधु घाटी सभ्यता को, यहां की सड़कें, अब देखो एक और बात बताऊं, सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़कों की साइड दरवाजे नहीं खुलते थे मकान के, जो मेन दरवाजा वो सड़क की साइड रहता था बड़ा वाला, लेकिन जो वो बंद रहता था। अगर जैसे घर में जैसे ट्रक आता है, ट्रक मतलब जैसे इनकी बैलगाड़ी आई, तो बैलगाड़ी को घुसाने के लिए वो सिर्फ, नहीं आया समझ में। लेकिन पगडंडी रास्ते कहां पे होते थे, पीछे होना भी चाहिए। अब सारे के सारे लोग किसकी साइड भाग रहे हैं, रोड पे। पहले ऐसे बोलते थे कोई बर्बाद हो जाता था तो बोलते वो रोड पे आएगा, नहीं पता, बोलते वो तो रोड पे आ गया, वो तो सड़क पे आ गया, सड़क छाप ये वो है या ना। अभी पता चले रोड पे मकान है, हाँ या ना, मकान कहां पे, रोड पे, कीमत बढ़ गई। मतलब रोड पे आने से कीमत बढ़ रही है, उस समय पर रोड पे आने से बेइज्जती हो रही थी, मतलब बोलते वो तो रोड पे। अब नहीं कोई बोलता ऐसे करके वो रोड पे, क्योंकि जैसे कोई सुनता है कौन सी वाली रोड पे, बता दो दे वो वाला या वो वाला, पता चले कि रोड पे मकान बना लिया, प्लॉट ले लिया हो। तो इनके दरवाजे किधर खुलते थे, अपोजिट साइड, मेन सड़क की साइड दरवाजे नहीं खुलते थे। और बाकी जो मतलब कंडीशन है तुम सब जानते ही हो। बाकी अब इन शहरों की बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो से जो चीज मिली हुई है उसको देख लो, स्नानागार, अन्नागार, यहाँ व्यवस्थित नगर नियोजन प्रणाली, नालियां, सड़कें, घर के द्वार, पीछे की ओर बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी, मूर्तियां मिली है। यहाँ से पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, यहीं से किसकी, यहीं से नर्तकी की मूर्ति मिली है, यहीं से नटराज की मूर्ति मिली है, यहीं से। वैसे नटराज का संबंध मतलब किस काल से है, चोल वंश, याद आ रहा है कुछ, ठीक है। हड़प्पा काल, वो हड़प्पा नगर, हड़प्पा नगर की बात करें तो पंजाब में है। पंजाब कौन सा वाला, देखो पंजाब जब विभाजन हुआ देश का तो उसके बाद आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया और आधा पंजाब हिंदुस्तान में। तो जो पंजाब पाकिस्तान में चला गया उसी पंजाब की बात कर रहे हैं, वहां पे हड़प्पा है, रावी नदी के किनारे पे पाकिस्तान में। और वहां पे अन्नागार, अन्नागार मतलब बड़ा गोडाउन मिला हुआ है, किसका, अन्न का, अन्न भरने का। और यहाँ से क्या मिला है, आर्क 37 कब्र और मूर्तियां मिली है। मूर्तियां किसकी है, कांसे की, किसकी है, किसी को कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। लोथल, लोथल ये शहर है, लोथल शहर भोगवा नदी के किनारे है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह शहर है। और यहाँ इसको मतलब गोदीबाड़ा बोला जाता है, बंदरगाह को क्या बोला जाता है, गोदीबाड़ा। तो पेपर में आए तो गलत नहीं करना है। और लोथल, लोथल से यहाँ से तुमने देखा तो ताबीज के साक्ष्य भी मिले हुए हैं, ये वाला मामला। और यहीं से जो मतलब एक तरीके से तुम्हें मतलब मिलेगा, यहाँ से कुछ मतलब फर्नीचर वाला कुछ सिस्टम मिल गया है,
या फिर जैसे जिससे पता चलता है कि यहाँ पे नाव चलती होंगी, ये सब चीजें। तो ये लोथल है, गुजरात में है। राखीगढ़ी तुम्हारा हरियाणा में है। भारत में अब तक का सबसे खोजा गया स्थल है, अब तक का सबसे बड़ा खोजा गया स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा कौन सा है? राखीगढ़ी। ओवरऑल देखो तो ओवरऑल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। यहाँ कालीबंगा आओगे, कालीबंगा कहाँ पे? राजस्थान में। जुते हुए खेत के साक्ष्य, पकी हुई ईंटें और काली चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ भी क्या है? काली चूड़ियां। क्या है? काली चूड़ियां राजस्थान में है। यहाँ बनावली या बनवाली की बात करो तो यार हरियाणा में है। तो यहाँ से भूसी के साक्ष्य मिले। किसकी भूसी? दान की। किसकी? दान की। ये सुरकोटदा है। क्या है? सुरकोटदा पाकिस्तान में है। और यहाँ से मिले घोड़े के अस्थि पंजर में। फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो, हड़प्पा सभ्यता में घोड़े नहीं थे। तो बोले मार साहब घोड़े नहीं थे तो घोड़े की हड्डी कहां से आए गई? तो नारियल केलारस में, नारियल पानी जो पीते हो, क्या वो नारियल के पेड़ केलारस में लगते हैं? लेकिन नारियल तो आई जाते हैं, आया ना? नहीं, अब तो आ जाओगे समझ में। तो इन्होंने इंपोर्ट किया होगा और यहाँ से बहुत अपवाद के रूप में, मतलब किसका? घोड़े के अस्थि पंजर मिले हुए हैं। तो कोई पूछ ले घोड़े के अस्थि पंजर कहां से मिले हैं, तो सुरकोटदा से, पाकिस्तान में है जगह, ठीक है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में घोड़े नहीं थे। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। ये चन्नू दड़ो, यहाँ की जो महिलाएं थी, देखो समाज में यहाँ पे लिख सकते थे तुम इसको, जो महिलाएं, अब ये नहीं पता पुरुष लगाते थे लिपस्टिक या महिला का लगाती थी, ये तो नहीं पता। चन्नू दड़ों से सौंदर्य प्रसाधन या लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हुए हैं। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे मतलब कि मामला क्या था, क्योंकि अब महिला तो मिली नहीं, लगाई हुई। यहाँ पे लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो इससे पता चलता है कि यहाँ का समाज सौंदर्य प्रसाधन पे ध्यान तो देता रहा होगा। क्या फर्क पड़ता है, महिला लगाए लिपस्टिक, पुरुष लगाए, मतलब चिपकाना ही तो है। मतलब ऐसा वाला मामला है, जबरदस्ती का महिला को सज के संवर के रहने वाला मामला किसके लिए? मतलब उसके ऊपर थोप दिया जाता है चीजों को, मतलब वो कंडीशन फिर उसकी चल जाती है, उसके माइंड में वो चीजें चलती रहती हैं। एक पुरुष है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। वैसे मैं वैसे मजाक कर रहा हूँ, बाकी पुरुषों का पता है तुम्हें कंडीशन ऐसी है कि कॉस्मेटिक्स का ऐसे कोई एक डेटा आया था, मुझे नहीं पता, सर्वाधिक उपयोग भारत करता है और भारत में भी सबसे ज्यादा मतलब मामला है, वो कौन करते हैं? भारत के पुरुष। कॉस्मेटिक सिर्फ मतलब लिपस्टिक नहीं होती, जो फेयर एंड हैंडसम है ना, जो मतलब एक दुकान बहुत अच्छी चल जाएगी किसी की भी। एक तो मतलब ये वाली बात कि मेरे पास पेटेंट दवाई है, बाल जो झड़ रहे हैं ना वो उगाएंगे, एक दुकान तो उसकी बढ़िया चल जाएगी। और एक इंसान को ऐसे करके बोल दे कि मतलब भैया ये वाली क्रीम लगा लो, पक्का है गोरा हो जाओगे। अब गोरे होने का जो खुमार है, गोरे होने का खुमार मतलब कब से चाया, ये तुम्हें शायद पता हो या नहीं पता हो, मैं बता रहा हूं तुम्हें। ये गोरे होने का खुमार इंडिया में बहुत पहले का नहीं है, क्योंकि हमारे तो जो भगवान है वो भी सांवले मतलब दिखाई देते हैं, चाहे कृष्ण भगवान को दिखाएं, चाहे राम भगवान को दिखाएं, चाहे शिव भगवान को दिखाएं, विष्णु भगवान को दिखाएं, किसी भी भगवान को। और हमारा क्लाइमेट भी यही बोलता है कि हम इंडिया में रह रहे हैं तो हम मतलब भाई अंग्रेज तो नहीं होंगे, या फिर कम से कम हमारी चमड़ी वाइट इतनी भी तो नहीं होगी जैसे अंग्रेजों की, और क्यों होनी चाहिए? और इस चमड़ी से क्या डिसाइड हो रहा है गोरे काले से? अंग्रेजों ने बोल दिया कि वाइट चमड़ी श्रेष्ठ होती है, हम श्रेष्ठ हैं। अब तब से हम लगे हुए हैं कि हमें तो वाइट करनी है, हमें तो श्रेष्ठ बनना है। हमें नहीं बनना है, 1% नहीं बनना है। मैंने तो लोगों को देखा है कि फिल्टर और लगा लेते हैं। क्या? फोटो क्लिक करते हुए फिल्टर लगा लेते, क्या जरूरत पड़ रही है भाई? और सोच के देखो कि इसकी जरूरत ही क्या है, रास्ते में जा रहे हो चढ़ गए, यहां से पूरा पूरा वाइट वाइट निकल के आ जाएगा। नहीं भाई, गर्मी में रहोगे, क्लाइमेट ऐसे में पैदा हुआ है तो हम क्यों होंगे अंग्रेज? और क्यों होना है हमें? हम भारतीय हैं, भारतीय होने पर हमें क्या है? गर्व है। हम जिस